Hello, good evening, everyone. Am I Good audible? evening, sir. Good evening, good evening. Good ठीक है, evening, sir. गुड इवनिंग। आज भी हम कुछ फुल सिलेबस पेपर का डिस्कशन करेंगे। इस बार थोड़ा सा लेवल अपर साइड होगा। पिछली बार फंडामेंटल्स पे था पेपर, इस बार थोड़ा सा अच्छा लेवल का पेपर है। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ट्राई करो। अगर आपको नहीं भी आता है तो कम्प्लीटली ऑल राइट है। इनका सॉल्यूशन आपको समझना है और घर पे जाके वापस उन क्वेश्चन को रिट्राई करना है। हर क्वेश्चन में एक अच्छी अच्छी वेराइटीज आपको मिलती रहेगी, तो करो कोशिश है। और एक और एडवाइस आप लोगों को है, जब भी आपकी ये क्लासेस मान लो फिनिश हो जाती है, उसके बाद जब आपके स्कूल की और अवंती की क्लासेस नहीं चलेगी तो आप लोग 11th के ही फुल सिलेबस पेपर की अच्छी प्रैक्टिस करना। 12th की स्टार्ट होने से पहले जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा रहेगा। आपको अगर पेपर की रिक्वायरमेंट होती तो आप ग्रुप पे मैसेज कर दिया करना। यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है cos x माइनस साइन एक्स, और बोला है कि इसकी रेंज मतलब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो इसको करने का क्या तरीका है। देखो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या लगता है, अच्छे समझना। जब भी आपके पास फंक्शन ऐसा आता है y इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, या फिर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, बात एक ही है। इस तरह का फंक्शन है जहां पे साइन और कॉस में सेम एंगल है, थीटा और थीटा। यहाँ पे कोफिशिएंट ए है, यहाँ पे कोफिशिएंट बी है। तो इसके लिए आप एक रिजल्ट याद रखना। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना हमेशा। ऐसा होता क्यों, इसका प्रूफ अच्छा है, एक बार आप देख लो। तो मान लो मेरे पास ये फंक्शन था y इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। मुझे पता क्या करना है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी इक्वेशन को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो फंक्शन क्या बन जाएगा, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे कॉस थीटा आएगा, दूसरा वाला। यहाँ पे कॉस थीटा है। तो मैंने क्या करा, इसका प्रूफ दिखा रहा हूं मैं आपको। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो डिवाइड कर दिया है, अब यहाँ मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब एक ट्राइंगल कंसिडर करो छोटा सा, एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी एक साइड को ए माना है, परपेंडिकुलर को ए, बेस को बी मान लिया मान लो। तो हाइपोटेनस अपने आप क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसी ना कोई एंगल होगा ही सही, तो इस एंगल को अपन ने रैंडम अल्फा मान लिया। किसी एंगल अल्फा पे अपन ने ये मान लिया। अब ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, साइन अल्फा। और इसी ट्राइंगल में कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब मेरा जो क्वेश्चन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा। तो बेसिकली ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी। और देखो ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी इसको मल्टीप्लाई में भी था, तो आपके पास क्या आया, ये आ गया। अब इस फंक्शन की अब आसानी से अपन बेसिकली अपन ने दो को सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया।
साइन कॉस जो था उसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस मैक्सिमम हो, और मिनिमम कब होगा, जब कॉस मिनिमम हो। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब कॉस थीटा 1 होगा। कॉस थीटा अगर 1 आ गया तो मैक्सिमम क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये मिनिमम कब होगा, जब कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। तो इस तरह से आपका ये रिजल्ट आ गया, जो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास y इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा की फंक्शन आए, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू होगी माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इज इट क्लियर एवरीवन? बोलो। सर ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको। तो बताओ इसकी मैक्सिमम कितनी आ जाएगी? √2। √2। √2 माइनस √2। वेरी गुड। ए भी 1 है, बी भी 1 है, तो मैक्सिमम आएगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज √2। तो मिनिमम हो जाएगी -√2 और मैक्सिमम हो जाएगी +√2। क्लियर एवरीवन? तो ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब अगले 2 क्वेश्चन ट्राई करो। एनीवन? क्या तरीका अपनाएंगे फर्स्ट सेकंड वाले में? x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए, तो क्या सोचे, कैसे आ सकता है x प्लस वाई प्लस जेड? बताओ।
एनीवन, किसी को आइडिया लगा? सेकंड या थर्ड, दोनों में से किसी एक में? क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में से किसी का आइडिया लगा? सर 3 का लग गया। 3 का लग गया, अच्छा। क्या लगा 3 में? सर एलसीएम लिया पहले, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके वो आइडेंटिटी बन गई। अच्छा, वेरी गुड। एलसीएम लिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आइडेंटिटी बना दी। ठीक है, बाकी लोग भी ट्राई कर लो एक बार, फिर डिस्कस करते। थर्ड वाला एटलीस्ट ट्राई कर लो, थर्ड वाला हो जाएगा। फर्स्ट वाले में आपको x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। तो देखो, सिंपली पहले पता कर लेते x कितना होगा, y कितना होगा, z कितना होगा। देखो ये तीनों रेशियो आपस में बराबर है, तो ये तीनों की कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो अपन मान लेते k। क्या मान लेते हैं? k। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? k cos थीटा। इसी तरह से y कितना आ जाएगा? k cos ऑफ थीटा माइनस 2 पाई/3। और z कितना आ जाएगा? k cos ऑफ थीटा प्लस 2 पाई/3। अंडरस्टूड एवरीवन? अब ये तीनों रेशियो है, कोई ना कोई वैल्यू के बराबर ही होंगे, तो अपन ने k मान लिया। तो x की वैल्यू होगी k cos थीटा, y की है, z की है। अब इन तीनों को ऐड करना है, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। cos ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। cos ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b प्लस sin a sin b। इसी तरह से यहाँ पे भी cos ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। cos a cos b, क्रॉस चेक कर लेना फॉर्मूला एक बार, माइनस sin a sin b। अंडरस्टूड एवरीवन? बोलो, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? Yes, इसको sir. k से इक्वेट करा, Yes, तो x y z आके तीनों को ऐड कर दिया। अब जब तीनों को ऐड करोगे, इन तीनों चीजों को अगर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा? ऐड करने पे ये साइन वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, आई थिंक सेम ही है। और ये तीनों ऐड हो जाएंगे, k cos थीटा कॉमन, और क्या क्या बचेगा? k cos थीटा कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा x के साथ 1, यहाँ बचेगा k cos 2 पाई/3। सॉरी, k तो कॉमन ले लिया, प्लस cos 2 पाई/3। 2 पाई/3 मतलब कितना है? 120 degree. 120 डिग्री। तो cos ऑफ 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? -1/2। Minus 1/2. वेरी गुड। cos ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हो, 90 प्लस 30 भी लिख सकते हो। 90 है तो cos कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। तो -1/2। यहाँ आएगा k cos थीटा 1 -1/2 -1/2। ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? यस Sir. सर। तो अपन ने कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चन दिया था ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को देख के एकदम घबराना नहीं चाहिए। जो दिया उसको प्रोसीड करो, अपने आप रास्ता अपने आप भी दिख जाता है। ट्रिग्नोमेट्री की यही खासियत है, आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा और अपने आप वो कुछ ना किसी रास्ते पे लेके आ जाएगा। अगर नहीं आए तो छोड़ देना, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था? अगले क्वेश्चन में अगर आप एलसीएम लोगे, 1/cos 80 डिग्री माइनस √3/sin 80 डिग्री। एलसीएम लेने पे क्या होगा? sin 80 माइनस √3 cos 80। देखो दोनों अभी भी साइन और कॉस में एंगल सेम है, पावर भी 1 है, तो ये वैसे ही फॉर्मेट बन गया a sin थीटा प्लस b cos थीटा वाला।
और नीचे क्या बन गया, cos 80 sin 80। बहुत स्टैंडर्ड और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझना। तो न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करने के लिए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो देखो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, आपका ए कितना है 1, बी कितना है -√3। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता करोगे तो आएगा 2। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अंडरस्टूड, यहां तक सबको समझ में आया। अभी जो डेरिवेशन सिखाया था उसमें भी यही किया था ना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इसको सिंप्लीफाई करने का यही तरीका है। जब भी ऐसा फंक्शन आया आपके पास ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, उसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। बहुत स्टैंडर्ड मेथड है सारी। तो बाकी तो 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, बची हुई चीज एज इट इज। अब 1/2 को आप या तो साइन में कन्वर्ट करो, कॉस में कन्वर्ट करो, जो भी मर्जी है। अच्छा, डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करने का क्या तरीका, डिनोमिनेटर में कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, साइन थीटा कॉस थीटा वाली, याद है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इस कौन सी आइडेंटिटी होती है, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा वाली। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से यहाँ पे भी डिवाइड किया, तो ये नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बन जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या जाएगा, साइन ऑफ 2 थीटा। तो साइन ऑफ 160 डिग्री। अब न्यूमरेटर को भी साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। साइन में कैसे कन्वर्ट होगा, इसको कॉस के टर्म्स में लिख देते हैं। 1/2 को कॉस के टर्म्स में क्या लिख सकते हो, कॉस 1/2 कहाँ आता है, 60 डिग्री। 60 डिग्री पे। और यहाँ पे साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं इसको, है ना, क्लियर है। यस सर। तो अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या हो जाता है ये, साइन ऑफ ए माइनस बी। यस सर। तो जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी, 80 माइनस 60, जाएगा 4 टाइम्स। ऊपर बचेगा साइन 20 और नीचे वाले को भी आप क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ 180 माइनस 20, 160 को ये लिख देंगे। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो जाएगा साइन 20 अपॉन साइन 20, ये कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 4। इज इट क्लियर, सारी स्टेप्स को ध्यान से उतार लो। यस सर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छे से उतारो इसको। किसी को डाउट हो एनीवन, तो ध्यान रखना जब भी ये ए कॉस थीटा बी साइन थीटा वाले एक्सप्रेशन आते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, अपने आप चीजें बन जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री के दोनों ही क्वेश्चन अच्छे थे। अब ये एक क्वाड्रेटिक एक कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है, ट्राई करो।
ये भी अच्छे क्वेश्चन है दोनों। आया फर्स्ट का आंसर, फोर्थ का डी आर माइनस Yes. 4 +-4 प्लस प्लस माइनस माइनस 4। वेरी गुड। चलो चेक कर लेते क्या आंसर है। वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज थ्राइस द अदर। तो अगर अगर एक रूट तीसरे का थ्राइस है तो एक को अगर अल्फा मान लो तो दूसरा क्या मान लेंगे, 3 अल्फा। है ना, एक रूट अल्फा दूसरा रूट क्या हो जाएगा 3 अल्फा। तो बोला बी कितना होगा। तो जब भी आपके रूट्स पता हो, इक्वेशन पता हो, एक ही तरीका होता है बेस्ट, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का तरीका अपना लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 है। इसके रूट्स हैं अल्फा और 3 अल्फा। तो सम ऑफ द रूट क्या होगा, माइनस बी बाई ए। है ना, सबको पता है ये बात। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 अल्फा। इज इट क्लियर। हेलो, Yes, पता है ना। और सर प्रोडक्ट ऑफ द रूट प्लस सी बाई ए। तो 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 3, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अल्फा कितना आएगा, +-1। तो अल्फा का +-1 है, अल्फा की वैल्यू यहाँ रखोगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-4। क्लियर। yes sir. वेरी गुड। यस अगला भी सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को करने का तरीका एनीवन, कैसे करेंगे, हाँ बताओ। सर पहले x इक्वल टू 3 प्लस आई को 3 को उधर ले जाएंगे, स्क्वायरिंग कराएंगे और फिर हाँ इक्वेशन बनाएंगे, फिर उससे ठीक, डिवाइड करेंगे इक्वेशन को। हाँ। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो डायरेक्ट एक्स की वैल्यू मत रखना यहाँ पे। एक तरीका तो क्या होता है जनरली, एक्स इक्वल टू 3 प्लस आयोटा यहाँ रख दो, सिंप्लीफाई करो, उससे भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्या ये एक्स है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू अब रख दो, फिर उसको क्यूब करो, स्क्वायर करो, फिर आंसर निकालो, उससे आंसर आ जाएगा। एक और तरीका है, ध्यान से देखना। एक्स की वैल्यू क्या है, 3 प्लस आयोटा। तो मान लो 3 को उधर भेज दिया, 3 को इधर भेज दिया। अब आयोटा हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये आएगा x² -6x प्लस 9 इक्वल टू -1। x² -6x प्लस 10 इक्वल टू 0। अंडरस्टूड। बोलो। तो यहां से आपके पास एक चीज क्या है कि x² -6x प्लस 10 की वैल्यू 0 के बराबर, तो इसका अब यूज करेंगे। ये वाला टर्म इसके अंदर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। x² -6x प्लस 10 की वैल्यू 0 के बराबर है, तो ये टर्म यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कैसे क्रिएट करोगे, x³ -3x² -8x प्लस 15 है, इसमें क्या क्रिएट करना है, x² -6x प्लस 10। क्या क्रिएट करना है, x² -6x प्लस 10 क्रिएट करना है। तो x कॉमन, ठीक है। तो मैं जानबूझ के ये सा टर्म क्रिएट करने की कोशिश करूंगा ताकि इसको डायरेक्ट 0 लिख सकूं। तो देखो, इसको x² -3x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -3x को क्या लिखोगे, -3x को -6 के टर्म्स में लिखने का तरीका -6x प्लस 9x, हाँ सॉरी, -6x प्लस 3x। -3 को क्या लिख सकते हैं, -6 प्लस 3। बोलो। यस सर। मैं जानबूझ के ये टर्म क्रिएट कर रहा हूं। तो मेरे पास जो -3x था, इस -3x को लिखने का मैंने तरीका क्या सोचा, -6 प्लस का 3। ये समझ में आया सबको। यस सर यस सर। अच्छा, अब 10 कैसे क्रिएट करें, -8 है मेरे पास, मुझे 10 चाहिए, तो क्या करूं, -8 को 10 के टर्म्स में कैसे लिखें, 10 में से क्या करूं, 18 सब्सट्रैक्ट करें, 10 -18 -8 के बराबर होगा। -8 को क्या लिख सकते हैं, 10 -18 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ है ना, यस सर। प्लस 15 एज इट इज। तो देखो इससे क्या फायदा होगा, ये वाली जो ये टर्म है इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो आपके पास क्या बचेगा, 0
प्लस 3x माइनस 18 प्लस 15। आप चाहो तो 3 कॉमन ले लो और x को अंदर भेज दो। x को अंदर भेज दोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 15। क्लियर है? यस सर। अब वापिस से एक्स स्क्वायर माइनस 6x आ चुका है, मुझे क्या चाहिए, 10 चाहिए। तो 10 को ऐड किया, 10 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, इसकी वैल्यू वापस 0, ये अंदर जाएगा तो माइनस 30 प्लस 15, तो डायरेक्ट वैल्यू आ गया आपका। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। तो ये वेराइटी Yes, कभी sir. आती है तो ध्यान रखना, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट पुटअप करने के बजाय मैंने क्या करा, एक्स को उधर 3 को उधर भेजा, एक एक्सप्रेशन क्रिएट किया जिसकी वैल्यू 0 के बराबर है। अब ये 0 है तो इसी एक्सप्रेशन को क्रिएट करने की कोशिश करी। अंडरस्टूड एवरीवन? चलो Yes, sir. एक और वेराइटी है, ये खैर ज्योमेट्री से रिलेटेड, इसको बाद में करेंगे, टाइम चला जाएगा। पहले इसको बताओ, इस एक्स जैसे यहाँ पे क्या है, 18C15, 18C16 और 17C16, इन तीनों का एडिशन आपको पूछा है, कैसे होगा ये क्वेश्चन? क्या कोई प्रॉपर्टी ध्यान है, एनसीआर की कोई प्रॉपर्टी? देखो लिख देता हूं मैं, एनसीआर प्लस एनसी R minus 1, आर माइनस 1 इक्वल टू क्या आता है, N plus 1, CR. ठीक है। तो देखो यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे आर उसका जस्ट थोड़ा सा कम, एक कम, तो एन का हो जाएगा n+1, और आर माइनस 1 में से क्या आएगा, आर आएगा, जो ग्रेटर नंबर होगा वो। और आर माइनस 1 कंसेक्यूटिव होने चाहिए, पास पास के नंबर होने चाहिए। आर माइनस 1 मतलब पास पास के, यहाँ पे आर तो उसके पास वाला अगला, उसके पहले वाला कंसेक्यूटिव नंबर, तो दोनों में से क्या आएगा, आर आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी लिख लो। अब इस क्वेश्चन को मैं अप्लाई करने की कोशिश करो। पहले एलएचएस पार्ट को सिंप्लीफाई करो, आरएचएस तो अपने आप आ जाएगा, एलएचएस पार्ट को सिंप्लीफाई करो। बस हुआ। यस सर, 20 आंसर आ गया। हाँ तो देखो, शुरू के दो में क्या करें, इन दो में अगर अप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर, 19C16। 18 का 19 हो जाएगा, 15 और 16 में 16 आ जाएगा। अब सर 1 को 17C17 लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब सर फिर से आइडेंटिटी मतलब ये लग जाएगा, ठीक, फिर ये हाँ 18C17 देखो, बन। इस वन को आपने क्या लिख दिया, NCN, ताकि इन दोनों में अपन प्लग इन कर सके। इन दोनों को प्लग इन करोगे तो वापस देखो क्या आ जाएगा, 17 का 18 हो जाएगा, हाँ है ना? यस सर। ठीक है, तो देखो बीच में मत छोड़ा करो क्वेश्चन को, आखिरी में कुछ ना कुछ जुगाड़ जम ही जाएगा। अब वापिस दिख गया होगा क्या, इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, 18 18 17, बताओ क्या आ जाएगा, 90C17। 19C और 17 और 18, 16 और 17 में क्या आएगा, 17। वापिस से ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो बताओ क्या आ जाएगा, बोलो, 27. 20C17। अब देखो मेरा आंसर किसके टर्म्स में, NC3 के टर्म्स में,
एक और प्रॉपर्टी होती है एनसीआर और हाँ जी। एनसीएन माइनस आर, ये दोनों भी बराबर होते हैं, हाँ है ना। एनसीआर और एनसीएन माइनस आर ये भी बराबर होते हैं। तो 20C17 को आप क्या लिख सकते हो, तो फोन कर देंगे, नहीं तो खुद ही चले जाएंगे। माइक ऑफ करो जनेश। 20C17 को आप क्या लिख सकते हो, 20C3, हाँ है ना। एनसीआर और एनसीएन माइनस आर बराबर होता है, तो आपका एन क्या आ जाएगा, 20। तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पे बेस अच्छा क्वेश्चन था, इसको घर जाके रिपीट जरूर ट्राई करना सब लोग। क्या ये समझ में आ रहा है, बोलो। यस सर। ठीक, अगले दो क्वेश्चन भी काफी अच्छे हैं, थोड़े से टफ है लेकिन तरीका सिखा देता हूँ। ये लाइन इस पैराबोला को टच कर रही है, देखो एक एक चीज हमेशा ध्यान रखो, मान लो कोई भी कर्व है, एनी कर्व y=fx, और एक लाइन है मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब तीन कंडीशन हो सकती है, या तो लाइन बाहर से चली जाए, या लाइन टच करके जाए, या लाइन इंटरसेक्ट करे। केस 1, केस 2, केस 3। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, एक लाइन और एक कर्व में क्या क्या रिलेशन हो सकता है, या तो लाइन कर्व को टच नहीं करेगी, या लाइन कर्व को टच करके चली जाएगी, या लाइन कर्व को इंटरसेक्ट करके निकल जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या सीखोगे, इसमें कंडीशन डेवलप कैसे होगी, आपको क्या करना है, सॉल्व बोथ द इक्वेशन टुगेदर, मतलब दोनों को साथ में सॉल्व करो। मतलब कैसे सॉल्व करो, फॉर एग्जाम्पल पुट वैल्यू ऑफ y लाइन से y की वैल्यू निकाल के कर्व में रख दो। लाइन से क्या करो, y की वैल्यू निकालो, कर्व के अंदर रख दो। यहां से पता करो y की वैल्यू कितनी होगी, वो y की वैल्यू इस कर्व के अंदर, मतलब दोनों कर्व को साथ में सॉल्व किया, तो हमको क्या मिल जाएगा, वी विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन x, हमें x में क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। अब अगर x में क्वाड्रेटिक मिल गया, मतलब बेसिकली क्या कर रहा है, दोनों कर्व को साथ में सॉल्व कर रहा हूं। अगर दोनों कर्व को साथ में सॉल्व करने पे अगर 2 पॉइंट आते हैं, मतलब लाइन कर्व को दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है, उस क्वाड्रेटिक के अगर दो रूट्स आते हैं, दो डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं, मतलब लाइन कर्व को दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है। उस क्वाड्रेटिक का मान लो एक रूट आता है, वन इक्वल रूट, मतलब लाइन कर्व को टच कर रही है, और उस क्वाड्रेटिक के अगर रूट्स नहीं आते, मतलब लाइन कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्या है कॉन्सेप्ट समझ में आया, लाइन और कर्व दोनों को साथ में सॉल्व करने पे हमें एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। अगर उस क्वाड्रेटिक के दो डिस्टिंक्ट रूट है, मतलब लाइन कर्व को दो जगह कट कर रही है ना। तो केस 1 कब बनेगा, जब इंटरसेक्ट ना करें, लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट, मतलब आपके रूट्स नहीं होंगे, रूट्स नहीं होते मतलब नेचर ऑफ द रूट में डी क्या हो जाएगा, लेस देन 0। केस 2, जब लाइन टच करे, लाइन अगर टच करेगी कर को, तो डी क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। और केस 3, अगर इंटरसेक्ट वाले में क्या हो जाएगा, डी ग्रेटर देन 0। अंडरस्टूड, ये सब जगह एप्लीकेबल है, जो भी सेकंड डिग्री कर्व हो, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, कोई भी कर्व दिया हो आपको और एक लाइन दे दे, तो अगर टेंजेंसी की कंडीशन डेवलप करनी, तो दोनों को साथ में सॉल्व करके डी को 0 से इक्वेट कर दो, है ना। अगर टेंजेंसी पता करना है कि लाइन अगर टेंजेंट, दोनों को साथ में सॉल्व करके डी को कैसे इक्वेट कर दोगे, 0 से। क्या ये बात समझ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ से y की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखो, या फिर यहाँ से x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। जैसे यहाँ से x कितना आ जाएगा, y² by 4 है, ये यहाँ पे रख दो, L × y² by 4a प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। तो देखो ये यहाँ पे y में क्वाड्रेटिक बन गई। अब टेंजेंट है तो d क्या कर दोगे, इक्वल टू 0। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट। क्या है समझ में आ रहा है, बताओ। यस सर। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है, b² - 4ac, b क्या है, ये रहा b -4a, a मतलब y² का कोफिशिएंट इंटू c, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है,
कोई भी तरह के कर्व में आप लगा सकते हो। तो इसको भी अच्छे से रिपीट करना घर पे सॉल्व। देख लो ध्यान से, कोई स्टेप नहीं समझ में आए तो वापस पूछो। तो ध्यान रखना क्या सिखाया मैंने आपको। एक लाइन अगर कर्व को दो जगह कट करके दोनों को साथ में सॉल्व करने पे डी ग्रेटर देन 0, लाइन कर्व को टच कर रही है तो डी इक्वल टू 0, लाइन कर्व को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो डी लेस देन 0। अंडरस्टूड। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगला बोला है इस इलिप्स का सेंटर बताओ। तो पहले इस इलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, अगर सेंटर ओरिजिन है, इलिप्स का सेंटर अगर ओरिजिन है तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, अगर सेंटर ओरिजिन है तो। इस सेंटर को अगर मैं शिफ्ट कर दूं, इलिप्स को शिफ्ट कर दे और सेंटर मान लो हो जाए एच कोमा के, इस इलिप्स के बस सेंटर को शिफ्ट किया, शेप से चेंज नहीं किया, जो वैसा के वैसा बस सेंटर को शिफ्ट कर दिया आपने। ध्यान रखना ओरिजिन को अगर शिफ्ट कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर जगह अगेन एप्लीकेबल है। सेंटर को अगर आप शिफ्ट कर दे तो नई इक्वेशन क्या हो जाएगी, अगर वही लेंथ वही है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस वही है, बस आपने सेंटर को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। पहले सेंटर ओरिजिन पे था, अब सेंटर एच कोमा के पे, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स की जगह आ जाएगा एक्स माइनस एच, वाई की जगह आ जाएगा वाई माइनस के। ये ध्यान रखना कॉन्सेप्ट। सेंटर को अगर अपन शिफ्ट कर दें तो नई इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं, मान लो कोई इलिप्स की इक्वेशन है एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1, तो बताओ इसका सेंटर कहां पे होगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट कंपेयर करके सोचो। 3 - 4। हाँ यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस एच, तो एच कितना है 3, वाई माइनस के, तो के कितना है -4, तो सेंटर ये हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन। क्या है समझ में आया। तो सेम काम आपको यहाँ पे करना है, आपको इस गिवन इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, इस इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बना के इस फॉर्मेट में आपको लाना है। ध्यान रखो यहाँ पे एक्स और वाई का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट भी 1, वाई का कोफिशिएंट भी 1। इस गिवन इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, फिर पता करो सेंटर कितना आएगा, और एक्स के और वाई के कोफिशिएंट को 1 भी रखना है। करोगे ट्राई, करो कोशिश, परफेक्ट स्क्वायर बना के कोशिश करो इस गिवन इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की।
तो देखो ध्यान से कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले एक्स स्क्वायर की टर्म्स को साथ में ले लेते हैं। तो 9 कॉमन, सर 1,2 1,2 आ रहा है, ओके वेरी गुड। 9 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बचेगा। y वाली टर्म साथ में ले लेते हैं, तो 25 कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 166 को उधर भेज दो। अब इस वन, इधर आपको क्या चाहिए, 1 चाहिए आरएचएस में, तो 166 से डिवाइड कर दोगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अच्छा पहले अपन परफेक्ट स्क्वायर बनाते फिर सोचेंगे आगे। पहले तो अपन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना, फिर वन वो करेंगे। तो देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को क्या लिखोगे, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, हाँ है ना, एवरीवन सही है। यस सर। और वाई स्क्वायर माइनस 4y को क्या लिखोगे, बताओ, वाई स्क्वायर माइनस 4y की जगह परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में वाई स्क्वायर माइनस 4y का परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे, y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ध्यान रखो। ठीक है, आपको अगर याद नहीं रहता तो ये वाला फॉर्मूला याद लिख लो। एक्स स्क्वायर प्लस 2ax को लिखने का तरीका होता है एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax को लिखने का तरीका होता है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को पूरा अलग कर लेते हैं, तो 9 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 25 y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2500 इक्वल टू 166। कैलकुलेशन चेक कर लेना, और ये 4 और 25 है ना। अब माइनस उधर जाके सब प्लस हो जाएगा, 9x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 25 y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 166 प्लस 100 प्लस 9। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 9 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 25 y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 266 प्लस 9 कितना हो जाएगा 275. 275। ठीक है, देख लेना कैलकुलेशन। अब 275 को सबसे डिवाइड कर दोगे तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 275 डिवाइडेड बाय 9, और दूसरा y माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 275 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू 1। तो आपका सेंटर क्या हो जाएगा 1,2, सेंटर कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 1,2। अंडरस्टूड एवरीवन। तो ध्यान रखना, कभी भी कोई भी कर्व, स्टैंडर्ड कर्व जिसका सेंटर ओरिजिन हो, कोई भी स्टैंडर्ड कर्व जिसका सेंटर ओरिजिन हो, उसको अगर अपन h कोमा के पे, मतलब ओरिजिन को, मतलब सेंटर हो या कोई भी हो, मतलब आपको ये ध्यान रखना, ओरिजिन को अगर आप h कोमा के पे शिफ्ट करते हो, ध्यान रखना किसी भी कर्व के लिए, मान लो 0,0 ओरिजिन को अगर अपन h कोमा के पे अगर शिफ्ट करते हैं, तो कर्व की इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, कर्व की इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, जहां जहां x है उसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा x माइनस एच, और y की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा y माइनस के। अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल, तो पैराबोला का एग्जाम्पल लेके देखो, ये पैराबोला है मान लो, जिसकी वर्टेक्स ओरिजिन पे, वर्टेक्स कहां पे है ओरिजिन पे, और इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसी पैराबोला की वर्टेक्स को अगर मैं शिफ्ट कर दूं कहीं पे, कहां पे शिफ्ट कर दिया, मान लो 2,3 पे शिफ्ट कर दिया, तो बताओ इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y की जगह क्या आ जाएगा, बोलो, अगर इसको 2,3 पे शिफ्ट कर दिया, ओरिजिन को 2,3 पे शिफ्ट कर दिया, तो बताओ y की जगह क्या आ जाएगा, y माइनस C सर y minus माइनस हाँ क्या आ जाएगा y माइनस 3 3। अरे हाँ है ना, y माइनस के, तो y की जगह क्या आ जाएगा y माइनस 3, और x की जगह x माइनस 2। X. क्लियर हो गया। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में याद रखना।
इज इट क्लियर एवरीवन और नॉट? ठीक है, ध्यान रखना। चलो, कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया आई थिंक। हाँ, तो कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन क्या होती है? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्ग्रुएंट लाइन मतलब तीन लाइन को कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? जैसे मान लो ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है और L3 भी कॉन्ग्रुएंट है, मतलब L3 इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या करेगी? पास कर रही है। तो अगर तीनों लाइन एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है तो तीनों लाइन को क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। तीनों लाइन को क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट। क्लियर? तो कैसे पता करोगे कंडीशन? किसी दो लाइन को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कर लेना, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीसरी लाइन में सेटिस्फाई कर लेना। अंडरस्टूड? कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन पता करने के लिए क्या करना? कोई भी दो लाइन को साथ में सॉल्व कर लेना, तो पॉइंट पी आ जाएगा, वो पी पॉइंट तीसरी लाइन में सेटिस्फाई कर देना। अंडरस्टूड? Yes, इसके sir. बाद अगला क्वेश्चन में क्या पूछा? अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू टू गिवन लाइन, the ratio in which the origin divide this line. देखो, आपके पास दो लाइन से, एक है 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, दूसरा 4x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। क्या है, दोनों लाइन पैरेलल है क्या? चेक करके बताओ, क्या है दोनों गिवन लाइन पैरेलल है क्या? पैरेलल कैसे पता करते हैं लाइंस को? क्लास 10th में एक कंडीशन थी ना, लाइंस पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोई A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 निकालते थे। अब यहाँ पे देखो A1 बाई A2 और B1 बाई B2 इक्वल है, तो मतलब लाइंस पैरेलल है। हाँ है ना? पहली वाली लाइन को पता करने का तरीका क्या है? एक्स को 0 रखोगे तो y कितना आएगा? -6। एक्स को 0 रखने पे y कितना आ रहा है? -6। y को 0 रखने पे x कितना आ रहा है? -3। तो ये लाइन, ये वाली लाइन हो गई। ठीक है, तो पहली लाइन अपन ने ड्रॉ कर ली। ये मान लो L1 है। दूसरी लाइन भी ऐसे ड्रॉ कर लेंगे इसी के पैरेलल। x को 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा? 9/2। 9/2 मतलब 4.5। और y को 0 रखने पे 9/4 मतलब थोड़ी कोई छोटी वैल्यू आएगी। इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है कुल मिला के। अब बोला है कि अपनी जो लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, अपनी लाइन जो गिवन लाइन है वो ओरिजिन से पास करती है एंड इज परपेंडिकुलर टू जो गिवन है। इस दोनों लाइन से परपेंडिकुलर है। इन दोनों लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो पूछा किस रेशियो में डिवाइड करेगी? ओरिजिन इसको किस रेशियो में भी डिवाइड करेगा? मान लो ये O, ये A, ये B, तो O और A और B को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? तो आपको L1 की इक्वेशन पता है, L2 की इक्वेशन पता है, L इन दोनों से परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले बताओ क्या L की इक्वेशन निकाली जा सकती है क्या? तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, पॉइंट और स्लोप, आपको सिखाया था। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक ही कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन का। अगर लाइन का स्लोप है m, अगर वो पास कर रही है x1 y1 से, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबको पता होना चाहिए। लाइन की इक्वेशन निकालने का एक ही सबसे बेस्ट तरीका, स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब पॉइंट तो पता है मेरे को ओरिजिन, तो ये मेरा x1 y1 है। स्लोप कैसे निकाला है? तो देखो, पहली वाली लाइन का स्लोप कितना होगा बताओ? स्लोप का फॉर्मूला क्या -2. होता है? वेरी गुड, -a/b। तो कितना हो जाएगा? -2/1, दैट इज -2। मतलब इन दोनों लाइंस पैरेलल है तो इनका स्लोप कितना है? -2 है। और मेरी जो गिवन लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है। इन दोनों लाइन के क्या परपेंडिकुलर है? तो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती है
तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? -1। m1 m2 कितना होता है? -1। जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप -1 होगा, ये भी बताया था आप लोगों को। तो पहली का स्लोप -2 है, दूसरे का स्लोप आपको निकालना है इक्वल टू -1, तो स्लोप कितना आ जाएगा? 1/2। अब स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइन एल की इक्वेशन आ जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो कितना हो जाएगा ये? x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो लाइन एल की इक्वेशन आ गई। अब आप पॉइंट ए पता कर लेना, पॉइंट बी पता कर लेना। कैसे पता करोगे? एल को L2 के साथ सॉल्व करोगे तो बी आ जाएगा, लाइन एल को L1 के साथ सॉल्व करोगे तो ए आ जाएगा। ए पता है, बी पता है, ओ पता है, रेशियो k:1 मान के रेशियो निकाल लेना। अंडरस्टूड? दोनों लाइंस को इस लाइन के साथ सॉल्व करने के लिए, दोनों लाइंस को इस लाइन के साथ सॉल्व करने के लिए क्या कर लोगे? दोनों लाइन को सॉल्व करना तो पॉइंट ए आ जाएगा, पॉइंट बी आ जाएगा, और फिर रेशियो आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? डन? ओके। आप लोगों को समझ में आ रहा है? घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी। स्ट्रेट लाइन के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं यहाँ पे। एक तो क्या है कॉन्सेप्ट यूज हुआ? दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो m1 m2 -1 होता है। लाइंस की इक्वेशन निकालने का स्लोप पॉइंट फॉर्म का तरीका। और तीसरी चीज क्या देखी? कॉन्ग्रेंट लाइन, मतलब तीनों लाइन एक ही जगह से पास करे उसको बोलते हैं कॉन्ग्रेंट लाइन। ये सारे जेई पॉइंट ऑफ व्यू से सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ए बी सी जीपी में है, लॉग ए लॉग बी सी एपी में है, तो कॉमन डिफरेंस एपी का कितना होगा? ये भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ है 2-3 बार। देख लो। एबीसी अगर जीपी में, तो बताओ इन तीनों में पहले क्या रिलेशन होगा? क्या सिखाया था? 3 नंबर अगर जीपी में, तो इनमें बताओ क्या रिलेशन आएगा? B square is equal B upon to E AC. equals to C upon देखो बी स्क्वायर इक्वल टू AC होगा, एक तो ये रिलेशन है ना। बी स्क्वायर कितना होगा? AC के बराबर। अच्छी बात है। अच्छा, अब लॉग वाली कंडीशन है मेरे पास। लॉग वाली कंडीशन क्या है कि ये लॉग, ये जो तीनों नंबर है ये एपी में है, इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ट्वाइस ऑफ, अच्छा 3 नंबर अगर एपी में है तो एपी की कंडीशन क्या होती है? अगर ये 3 एपी में तो एपी की कंडीशन क्या होती है? To be equal to A plus. equal to A plus C. वेरी गुड। ट्वाइस ऑफ मिडिल नंबर इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर। टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा थोड़ा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सबका बेस अलग है, तो इसको सेम बेस पे बना देते हैं। सेम बेस की एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, सेम बेस पे कन्वर्ट कर सकते हो कोई भी बेस मान के। तो लॉग सी अपॉन लॉग बी, इसको क्या लिख सकते हो? लॉग ए अपॉन लॉग सी। इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग बी अपॉन लॉग ए। क्लियर है यहां तक? इससे कुछ फायदा होगा कि चेक करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आएगा। ट्वाइस ऑफ लॉग सी अपॉन लॉग बी इक्वल टू, एलसीएम अगर लोगे तो लॉग ए का स्क्वायर एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। ए सी और बी ए है ना, तो ए बाई सी और बी बाई ए, और इधर सी बाई बी। सही है। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे लॉग ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? लॉग बी इंटू लॉग सी अपॉन लॉग ए इंटू लॉग सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए? अगर पूरी इक्वेशन को मैं लॉग ए लॉग बी लॉग सी से डिवाइड कर दूं
दोनों तरफ log a log b और log c से अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड करूं, log a log b log c से, तो log c log a log a कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, log c बाय log b बचेगा, यहाँ पे log a बाय log c बच जाएगा। यहाँ से कुछ फायदा तो दिख नहीं रहा है। आपको निकालना क्या था, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किससे निकलेगा, किसी दो का डिफरेंस निकाल के, ठीक है। थोड़ा और सोचो, या तो अपन ने स्टार्टिंग में गड़बड़ करी, या फिर कहीं ना कहीं स्टेप और सोचनी पड़ेगी। अच्छा, सम ऑफ, नीचे वाले क्या, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, वो तो अलग कॉन्सेप्ट है। अगर जीपी होगा तो जीपी का भी फॉर्मूला सिखाया था, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला याद है, सर क्या था फॉर्मूला सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का? ए अपॉन 1 माइनस आर। वेरी गुड, ए अपॉन 1 माइनस आर। ये भी ध्यान रखना, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। और यहाँ पे जल्दी से सोचो इसके बारे में, ए बी सी आपका जीपी में है, तो यहां से तो एक रिलेशन यही आया था, और log log a log b log c वाला है। इसको सिंप्लीफाई करने पे और क्या आ सकता है, थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, log c माइनस log a। एक बार ट्राई कर लो, तब तक मैं एक और तरीका सोचता हूँ तब तक इसका। हाँ, फिर एक काम और ये भी कर सकते हैं, ये जीपी का है ना, तो इसको log a log b की वैल्यू रख देते हैं डायरेक्टली। देखो, यहाँ पे अपन ने 2b इक्वल टू a प्लस सी लगा चुके हैं, और एबीसी अगर जीपी में है, और मान लो कॉमन रेशियो इसका आर है, कॉमन रेशियो क्या है, आर, तो अपन तीन टर्म्स को जीपी में कैसे मानते हैं, मिडिल टर्म को मान लिया आपने, या फिर इस काम करो, इसको ए मान लिया, तो ये ए, बी की जगह क्या आ जाएगा, ए इंटू आर, और सी की जगह क्या आ जाएगा, ए इंटू आर स्क्वायर। हाँ, है ना, सही है। अगर तीन टर्म जीपी में है, तो कॉमन रेशियो अगर आर मान ले, तो फर्स्ट टर्म को ए, सेकंड टर्म को ए आर, थर्ड टर्म को ए आर स्क्वायर मान लेते हैं। अब ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर देते हैं, ताकि इन दोनों को रिलेट करने में सही रहेगा। तो ट्वाइस ऑफ log c इंटू log a इक्वल टू log a का होल स्क्वायर, log b की जगह क्या आ जाएगा, a इंटू आर, और log c की जगह वापस क्या आ जाएगा, ए आर स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना प्रोडक्ट रूल लगा के, अंडरस्टूड। आपका रिपीट जाएगा चीजें, तो आपको दोनों चीजें यूज करनी थी। एबीसी जीपी में था, तो जीपी का कॉन्सेप्ट क्या इस्तेमाल कर लिया, जीपी के 3 नंबर को अज्यूम कर लिया, बी स्क्वायर इक्वल टू एसी से बन नहीं रहा था, तो हमेशा ऐसा करा करो, एक टर्म को अगर अपन ने एपी में कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, तो दूसरे का जीपी का नॉर्मल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लिया, ठीक है। ठीक है, और भी थोड़े क्वेश्चन है इसमें। मैं इसका पेपर, जैसे पिछली बार मैंने आपको पेपर और सॉल्यूशन शेयर करा था, इसका भी पेपर और सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। फुल सिलेबस उसमें तीनों सब्जेक्ट रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो संडे को आपका फुल सिलेबस टेस्ट है, उसके पहले आप उसकी तैयारी करके सॉल्व कर लेना, अंडरस्टूड, क्लियर एवरीवन? ओके, Yes, sir.
चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय सर। बाय एवरीवन, Bye, sir. थैंक यू।